डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक सादा सा लेक्चर बिल्कुल सिंपल तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। टाइप ऑफ कैटालिसिस, वो प्रोसेस जिसमें कैटालिस्ट रिएक्शन को इफ़ेक्ट कर रहा होता है उसे कैटालिसिस कहते हैं। कैटालिस्ट क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, लेकिन ख़ुद उसमें खर्च नहीं होता, ख़ुद उसमें कंज्यूम नहीं होता। और इसको दो मेन टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं, डिपेंडिंग ऑन बेस्ड ऑन देयर फेज। किसके रिलेटिव? रिएक्टेंट के रिलेटिव। वो कौन से दो उसकी टाइप्स हैं? एक को हम कहते हैं कि होमोजीनियस कैटालिसिस, और एक को क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस क्या है? आपने कैटालिस्ट और रिएक्टेंट्स तक आपने देखना है कि फेज़ एक है कि नहीं। अगर वो सेम फेज़ में है, रिएक्टेंट भी गैसेस हैं, आपका कैटालिस्ट भी गैस है, आपके रिएक्टेंट्स जो हैं वो भी लिक्विड हैं और आपका कैटालिस्ट भी लिक्विड है, तो फिर वो होमोजीनियस कैटालिसिस होगा। और ये रिएक्शन मिक्सचर यूनिफॉर्म भी होगा, एक जैसा होगा। चलो कह लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ SO3 लेड चैम्बर प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड जब बनाते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करते हैं, तो उसके लिए कैटालिस्ट चाहिए होता है। देखते हैं कैटालिस्ट कौन सा है। 2SO2 गैस, O2 गैस, NO भी गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। इस जगह तक देख लो, गैसेज हैं। कौन हो गया होमोजीनियस? कौन हो गया होमोजीनियस? एसिड कैटालाइज्ड एस्टर हाइड्रोलिसिस, ये एस्टर है, इसका नाम होता है इथाइल एसीटेट। लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड डाला, H+ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, लिक्विड। इस जगह तक बताओ, फिर कैटालिस्ट भी लिक्विड, रिएक्टेंट भी लिक्विड, तो नाम क्या रखा जाएगा? होमोजीनियस कैटालिसिस। दूसरी किस्म कौन सी है? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। कैटालिस्ट इज इन डिफरेंट फेज दैन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के फेज और होगा, आपके कैटालिस्ट का और होगा। और आम तौर पे यूजुअली सॉलिड कैटालिस्ट होता है गैस के साथ, या सॉलिड कैटालिस्ट होता है लिक्विड रिएक्टेंट्स के साथ। रिएक्शन अकर ऑन द कैटालिस्ट सरफेस, ये अमूमन कैटालिस्ट के सरफेस पे रिएक्शन हो रहा होता है। एग्जांपल्स देखते हैं। अमोनिया ऑक्सीडेशन करनी है हमने HNO3 प्रोडक्शन में, ओस्टवर्ल्ड मेथड उसको कहते हैं, ओस्टवर्ल्ड मेथड, OSTWALD, ओस्टवर्ल्ड मेथड। क्या करते हैं? अमोनिया की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, प्लाटीनियम गाज जाली है प्लाटीनियम की, बाकी 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बाकी जो भी। इस जगह तक ज़रा देखो, ये दोनों गैसें हैं, ये सॉलिड है, हेट्रोजीनियस हो गए। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन C2H4 थी, H2 डाला, C2H6 हो जाएगी। लेकिन इस जगह तक ज़रा देखो, गैस गैस, C2H4 भी गैस है, इथीन भी, हाइड्रोजन भी गैस है। और निकल प्लाटीनियम कौन है? सॉलिड है, हेट्रोजीनियस हो गई। फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन कंटैक्ट प्रोसेस, कंटैक्ट प्रोसेस में देखो 2SO2 गैस और O2 वैसे ही है जैसे लेड चैम्बर में था, लेकिन अब कैटालिस्ट हमारा V2O5 सॉलिड आ गया, तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्या हमें समझने की ज़रूरत है? होमोजीनियस कैटालिसिस में सेम फेज़ होता है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में डिफरेंट फेजेस होते हैं। एंजाइम्स और विटामिन नेचुरल कैटालिस्ट होते हैं इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये आपने अलहदा से जहन में रख लेना है। अब हम देखते हैं क्विक चेक 7.5 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ कैटालिस्ट बी कंज्यूम? तो हम कहेंगे नो, इट रिमेन केमिकली अनचेंज्ड आफ्टर रिएक्शन। बी पार्ट है जी, SO2 O2 से बन गया है SO3 ऑक्सीडाइज होकर V2O5 की मौजूदगी में,
अब क्या कहते हैं, होमोजीनियस है या हिट्रोजीनियस है? तो अब देखो ना, इसमें V2O5 सॉलिड आ गया तो हिट्रोजीनियस हो गया। ड्रा एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और उसमें ये चीज़ें चेक करो, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है नहीं हुई, पाथवे चेक करो, अनकैटलाइज कैटलाइज के चेक कर लेते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस ले लिया है, वाई एक्सिस पे एनर्जी ले ली है। अब देखिए रिएक्टेंट का हीट कंटेंट ये है, इस जगह है, और प्रोडक्ट का ये है। अगर रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में तब्दील होना है तो ये डॉटेड सा बना हुआ है, तो इसको ऐसे क्रॉस करके प्रोडक्ट में आना पड़ेगा। ये जो पिंक कलर की एरो आपको नज़र आ रहा है, इतनी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है अनकैटलाइज रिएक्शन की। इसका मतलब अनकैटलाइज रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है, और आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, तो स्लो होगा। हमने डाल दिया कैटलिस्ट, ये ग्रीन वाला, ये देखो ग्रीन वाला हमें एक कर्व नज़र आ रहा है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैसी होगी, कम, पाथवे हो गया नया, कैसा शॉर्टकट और छोटा, तो रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट तेज़ हो जाएगा। अब रिएक्टेंट का हीट कंटेंट H जिसे कहते हैं ना, और प्रोडक्ट का हीट कंटेंट जिसे इंथैल्पी हम H2 कहते हैं, तो ये होगी H1 रिएक्टेंट की, ये होगी H2। H2 माइनस H1 को कहेंगे डेल्टा H। और ये क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का हीट कंटेंट कम है, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक। तो इसमें एक बड़ी बात वाज़े समझ आई कि कैटालाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, और अनकैटालाइज रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होती है। इंटरेस्टिंग फैक्टर है, एक फैक्ट है, हकीकत है इंटरेस्टिंग, कि विटामिन के वगैरह कोएंजाइम्स होते हैं जो मदद करते हैं एंजाइम की इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, और अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो वो डिसरप्ट करेगी वाइटल प्रोसेस को, जैसे ब्लड क्लॉटिंग वगैरह होती। डू यू नो, इसको भी ज़रा पढ़ लेना अच्छी तरह से। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, नेचर्स कैटलिस्ट भी से कहते हैं, और प्रोटीन दैट स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इनकी एक्टिविटी का ताल्लुक पीएच पे भी होता है, कि इनकी एंजाइम्स की टेम्परेचर पे भी होता है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर भी होता है। ये ख्याल आपने कर लेना है। कोई क्वीज़ है आपके लिए। वाई डज हिट्रोजीनियस कैटालिसिस ऑफन यूज फाइनली पाउडर मेटल्स? तो जब पाउडर बनाओगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, एक्टिव साइट्स ज़्यादा होंगी, और एक्टिव साइट ज़्यादा होंगी वो साइट जिन्होंने एक्टिवेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ होगा अगर फाइनली पाउडर्ड मेटल इस्तेमाल करोगे तो। आंसर देखते हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रिएक्शंस, कंसिक्वेंटली एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज एन एंजाइम डिफर फ्रॉम अ रेगुलर कैटलिस्ट? तो 2 नंबर पे चेक करें, इट्स अ प्रोटीन बेस्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। थर्ड देखिए इसका क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इफ कोएंजाइम लाइक विटामिन के इज डेफिशिएंट? कम हो जाए क्या हो जाएगा? डिसरप्ट मेटाबॉलिक फंक्शंस, उनमें रुकावट डालेगा, तोड़ेगा उन्हें, रोकेगा, लाइक ब्लड क्लॉटिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।